Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी मिलेंगे तो भाई प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल ही रहती है। हम क्या करेंगे, कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन पार्ट 2। हमने पार्ट फर्स्ट में क्या जाना था, हमने जाना था भाई डाइवर्सिटी क्या होती है। हमने मेकिंग फ्रेंड्स के एग्जांपल से समझा था कि डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी में बड़ा ही डिफरेंस होता है। देन हमने क्या देखा था कि ये जो डाइवर्सिटी है हमारी लाइफ में क्या खास ऐड करती है, बहुत अच्छे समझा था। हमने स्टोरीज वगैरह डिस्कस की थी, याद है, बड़ा मजा आया था, एडवेंचरस लगा था। फिर उसके बाद लास्ट में हमने चीजों को समझा था कि मानो सब कुछ एक जैसा हो तो कितना ज्यादा ही आप सोचिए बोरिंग हो जाएगा, एक जैसा नहीं हो जाएगा। इसीलिए डाइवर्सिटी बड़ी जरूरी है और हमारी लाइफ में क्या ऐड करती, कुछ न्यूनेस, कुछ एडवेंचरस, कुछ इंटरेस्टिंग। आया समझ में कि नहीं है। देन हमने देखा था कि भाई यूनिटी जो हमारे इंडिया में है, डाइवर्सिटी इन इंडिया, हमारी इंडिया क्या है, डाइवर्स कंट्री है कि नहीं। तो ये सब हमने चीजों को बहुत अच्छे से समझा था। ओके, अब आगे जो समझेंगे उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप एक चीज समझ जाइए, क्या कि लाइक कर दीजिए, जो मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन लाइक कर तो कर ही देंगे आप, साथ में कमेंट भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स को, ताकि उन्हें पता चले कि भाई जो है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, मतलब सेशन चल रहा है। स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट करें। क्या आपने लाइक कर दिया है? पहले तो आप अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने दी है वो पूरी करिए। कर दिया लाइक? चल, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम ये डाइवर्सिटी को भाई एक्सप्लेन कैसे करें? क्या लगता है आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे जो हमने जितना भी पार्ट फर्स्ट पढ़ा? कोई आइडिया आपको, थोड़ा बहुत भी आप बता सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश जैसा बताना है आपको, आप मुझे लिखकर कमेंट में अभी के अभी बताइए जो आपको समझ में आया। गलत समझ में आया होगा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा या बोल रही, डोंट वरी, कोई जज नहीं कर रहा है यहाँ। जो काम करता है ना वही सीखता है, जो दूसरों को जज करता है ना वो बस जज ही करता रह जाता है, ये भी ध्यान रखना है। इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लो, बिल्कुल आपको आज़ादी है, आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करो, बिल्कुल ठीक है। A little more than 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus or car became a part of our lives, people travel from one part of the world to another in ships, on horses, on camels or on foot. सही बात है कि नहीं है? आप बोलोगे मैम सही बात क्या है, आपने तो एकदम से पढ़ लिया तो मैम एक्सप्लेन नहीं करेंगी ना, बट आपको थोड़ा मैंने जो रीड करा कुछ आइडिया हो कि हम कब की बात कर रहे हैं। ये जैसे हमने बोला कि मोर देन 200 ईयर्स अगो, मोर देन 200 ईयर्स अगो मतलब 200 सालों पहले से भी अगर बात करें, पुरानी बात करें तो भाई जब ट्रेन वगैरह आई नहीं थी, लॉन्ग बिफोर द ट्रेन एरोप्लेन, मतलब अगर 200 सालों पुरानी बात करें तो जब ट्रेन नहीं आई थी, एरोप्लेन नहीं आए थे, साथ में क्या क्या नहीं आई थी भाई, ट्रेन नहीं आई थी, एरोप्लेन नहीं थे, बस नहीं थी, कार नहीं थी, जब हमारी लाइफ के पार्ट नहीं थे, तो पीपल कैसे ट्रैवल करते थे? People travel from one part of the world to another in ships, on horses, on camels or on foot. मतलब पुराने ज़माने की बात की जाए, लगभग 200 सालों पहले की, तो ना कार थी, ना बस थी, ना ट्रेन थी, ना एरोप्लेन था, बट लोग ट्रैवल तो करते थे। ऐसा आप नहीं कह सकते किसी ने ट्रैवल ही नहीं करा, जो जहाँ है बस वहीं खड़ा रहे, वहीं घर में रहे, आगे इधर उधर जाना ही नहीं ट्रैवल करते थे। कैसे करते थे? जैसे वो शिप्स के थ्रू चले गए ना, शिप्स वगैरह जाती थी सी के थ्रू, है ना, सी रूट के थ्रू, देन घोड़े में बैठ के चले गए, हॉर्सेस, कैमल्स में बैठ के चले गए, या पैदल पैदल बेचारे ट्रैवल करते थे। तो पुराने ज़माने में इस तरीके से ट्रैवलिंग होती थी, बट ट्रैवल करते थे। Often they went in search of new lands or new places to settle in or for people to trade with. अब ये ट्रैवल क्यों करते थे? आज के टाइम पे तो हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं कि भाई घूमने चले गए, या कैरियर भाई अब चला गया कि कैरियर के लिए, या कहीं शादी वादी करके इधर उधर चले गए, सेटल हो गए, पढ़ने के लिए चले गए। बट अगर पुराने टाइम की बात करें तो पुराने टाइम पे क्यों ट्रैवल करते थे? जब तो ना कुछ था, इतनी मेहनत से शिप से जाओ या हॉर्स में बैठ के जाओ या भाई पैदल जाओ, तो क्यों जाते थे? क्या रीज़न था? जैसे कोई नए जगह के सर्च में चले गए, नए जगह क्यों? अगर उन्हें लग रहा है कि इस जगह पे हम रह रहे हैं, वहाँ पे अब हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, सुनामी आ जाती है, कुछ भी ऐसा तूफान वगैरह, आंधी तूफान की टेंशन है, सूखा पड़ जाता है, अकाल सा पड़ जाता है, तो ये सब के कारण क्या होता है, कई बार जगह रहने लायक सही नहीं बचती। अब जीवन तो चलाना है, अब जहाँ अकाल पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही, सूखा है, फसलें नहीं उग रही, तो कौन जिएगा? तो क्या करते हैं, वो दूसरी जगह लैंड की तलाश में ट्रांसफर, मतलब
इधर उधर मूव करते हैं, पहला रीजन, ठीक है। दूसरा हम देखें कि भाई नई जगह पे रहने के लिए, ये तो क्या है, नए लैंड की तलाश में, नए जो है जगह की तलाश में। अब क्या है, अगर प्रॉपर दूसरी जगह जाना है सेटल होने के लिए, प्रॉपर रहने के लिए वहां पे, ठीक है। अगर किसी को ट्रेड करना है, क्या करना है, अगर किसी को ट्रेड करना है, अब क्या होता है ट्रेड में, ट्रेड मतलब अगर आपको कुछ भी चीजें बेचनी है तो आप अपने एरिया में तो बेच रहे हो, बट आप चाहोगे ना कि दूसरी जगह जाके भी बेचे जहां वो चीज अवेलेबल नहीं है, तो महंगा बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा, होता है ना। अगर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो चीजें तो अपने एरिया में तो आप बेच ही रहे हो, बट आप चाहोगे कि दूसरी जगह जाकर भी मैं ट्रेड करूं, ज्यादा से ज्यादा अर्न करूं, तो क्यों ट्रैवल करते थे, क्या क्या रीजन था भाई, लैंड की तलाश में, कहीं सेटल हो रहे हैं वहां पे, या ट्रेडिंग करना या ट्रेड करने के लिए इधर उधर मूव करते थे पहले के टाइम पे। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, अब पुराने टाइम पे भाई इतना जो जाना मेहनत से बहुत टाइम लगता था, बहुत टाइम लग जाता है, ऐसा लंबा ट्रेवलिंग हो जाती थी। आप समझिए ना, अगर कोई पैदल जा रहा है, शिप से जा रहा है, हॉर्स कैमल में जा रहा है, तो टाइम तो लगेगा, है ना। तो वंस दे गॉट टू अ प्लेस, पीपल स्टेड देयर फॉर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जब जिस जगह पे वो क्या करते थे, वंस एक बार अगर वो किसी जगह पर आ गए, किसी प्लेस पर आ गए, तो पीपल क्या करते थे, वहीं रह जाते थे लंबे समय के लिए। मतलब आप समझिए, अगर मैं कैमल में, तो कैमल में ही नहीं, घोड़े में आई, टुकड़ुक 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 करते हुए घोड़े पे आई, और कहीं जब ट्रेड करने गई हूँ, अब वहाँ मैं गई हूँ, तो मुझे पता है वापस जाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत मेहनत मशक्कत करके मैं यहाँ आई हूँ, तो अब थोड़ा आराम भी चाहिए, बहुत टाइम भी लगेगा। तो जो लोग हैं पुराने ज़माने में क्या करते थे, लंबे समय के लिए जहाँ वो पहुँचते थे डेस्टिनेशन में, वहाँ रुके रहते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके यहाँ आई कुछ भी अपना सामान बेचने के लिए, बहुत घोड़े में से बैठ के टुकड़ुक 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 करते हुए, मगर मानो मैं नॉर्थ से ईस्ट साइड आई हूँ, तो कितनी लंबी ट्रैवलिंग करके आई हूँ भाई घोड़े के थ्रू, तो मैं चाहूंगी ना कि लंबा रुको, क्योंकि एकदम से इंसान को थोड़ा सा रिगेन भी करनी पड़ती है एनर्जी, और उसको लगता है कि अभी जाने ही दोबारा, तो अब आए हैं तो लंबा ही रुके, कुछ काम करके ही जाएं। तो क्या हो जाता है, लंबा रुकते थे, जहां भी जाते थे, मूव करते थे पुराने टाइम पे, लंबा लंबा वो रुकते थे, मतलब लंबे लंबे टाइम के ड्यूरेशन के लिए रुकना प्रेफर करते थे। अभी क्या है, अभी ऐसा है कि लंबा जब रुकते हैं, या तो कहीं जा ही रहे हैं रुकने के लिए, वो बात और है, या घूमने जा रहे हैं तो एक दो दिन में घूम फिर के आ जाते। बट पहले क्या है, अगर घूमने भी जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर, तो लंबा ही रुकते थे, क्योंकि उनको पता है इतनी मेहनत करके ट्रैवल करके हम आए हैं। Many others left their homes because there were famines and drought and they could not get enough to eat. जैसे कि मैंने बताया, अब जैसे कुछ लोग ट्रैवल करके जा रहे हैं, मतलब ट्रेड के पर्पस से जा रहे हैं, जिस भी पर्पस से जा रहे हैं दूसरी जगह, तो वहाँ लंबा रुकते थे। अब बात करें, काफ़ी लोग तो भाई अपनी जगह इसलिए छोड़ते थे कि वहाँ पे भाई सूखा पड़ गया, अकाल आ गया, है ना, ड्रॉट आ गया, एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट, या तो उनको प्रॉपर भाई खाने को ही नहीं मिल रहा है, ऐसे अकाल सूखा पड़ा हुआ है, दिक्कत आ गई है, आपदा आ गई है, तो क्यों उसी जगह पे रहेंगे। कि अगर आपको पता है इस लैंड में सूखा है या बाढ़ आ गई, सब तहस नहस हो गया, तो क्या आप रहते रहेंगे यहाँ पे। अब आप दूसरी जगह शिफ्ट होंगे, ट्रांसफर होना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, कि भाई ट्रांसफर ऐसे मतलब दूसरी जगह रहना नहीं चाहेंगे, तो ऐसे ही दूसरी जगह सेटल होना। Some went in search of work while other left because there was a war. अगर कुछ लोग भी हो, किसी की बात करें तो कुछ लोग भाई काम की तलाश में भी मूव करते थे, कि भाई काम करना है, यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से हमें काम नहीं मिल रहा है, तो दूसरी जगह ट्रैवल कर लिया, मतलब शिफ्ट कर लिया। या अगर दूसरों की बात करें तो भाई किसी लड़ाई जंग के कारण दूसरी जगह ट्रैवल कर लिया, मतलब वॉर वगैरह हो जाती तो राजा कोई हथियार लेता है, लगता है कि अब तबाही होने वाली है, बहुत मारकाट हो गए, तो पहले से ही क्या करो, शिफ्ट हो जाओ, दूसरी जगह चले आओ। Sometimes as they begin to make their homes in new places, people begin to change a little and other times they manage to do things in the old ways. अब हमने जो चीज़ें पढ़ी, सबसे पहले तो आप बोलोगे कि मैम ये घूमने फिरने की बातें कहाँ से आ गई, अभी स्टोरीज की बात चल रही थी, अभी हम बात करें कि उधर जा रहे हैं, अगर उधर जा रहे हैं तो इससे क्या करना, इससे ये करना है कि ये बता रहे हैं कि पहले के टाइम की बात करें तो लोग, आज के टाइम की अगर बात हटा दें, पहले के टाइम की बात करें तो लोग ट्रैवल करते थे, बड़ी मेहनत से ट्रैवल करते थे। अब जब वो इतना लंबा सफ़र तय करके ट्रैवलिंग करके जाते थे, चाहे वो काम की तलाश में जाएं, चाहे सूखा काल पड़ जाए इसलिए जाएं, या ट्रेड के पर्पज से जाएं, जिस भी पर्पज से जाएं, ठीक है, तो लंबा रुकते थे। अब जब वो कहीं हमेशा के लिए तो रुक रहे हैं या लंबा रुक रहे हैं, तो क्या हो जाता था, दे बिगेन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, पीपल बिगेन टू चेंज अ लिटिल। अब लोग जो जहाँ रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्थ साइड से ट्रैवल करके साउथ साइड आई हूँ कुछ ट्रेड करने, तो ऑब्वियसली मैं लंबा रुकूंगी या रह लूंगी, वहाँ रह नहीं आई हूँ करियर के चक्कर में या ट्रेड के चक्कर में आई हूँ, मैं बस आई हूँ। अब क्या हुआ, मेरा जो नॉर्थ का कल्चर है वो तो चलो मेरी लैंग्वेज, कल्चर, पहनावा मेरे पास है, खाने पीने का जो चलता है वो है, मतलब वो मेरे अंदर है, वो मेरे को पता है। बट मैं साउथ में गई तो वहाँ मैंने देखा, अरे यहाँ तो ये लोग नाश्ते में ये खा रहे हैं, अरे खाने में इनका ये खाया जा रहा है, अरे ऐसा हो रहा है, अरे वैसा, और ऐसे करके मैं सोचूंगी, खूब ऐसे ऐसे आँखें इधर उधर करके, ठीक है, मैं सोचूंगी, देन मैं देखूंगी अरे ये तो अलग टाइप की लैंग्वेज बोल रहे हैं, है ना, इनका थोड़ा पूजा करने का स्टाइल अलग है, या इनके बर्तन वगैरह का थोड़ा डिज़ाइन या स्टाइल अलग है ना, और साथ में पहनावा अलग है,
तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें क्या करने लगेंगे, हम धीरे धीरे अडाप्ट करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, धीरे धीरे अडाप्ट करने लगेंगे। किसके साथ, जो हमारा ओल्ड तरीका है उसके साथ हम धीरे धीरे अडाप्ट करने लगेंगे, तो मिक्स होने लगेगा। मतलब आप समझिए कि अगर कोई गुजरात का पर्सन पंजाब में जा रहा है तो गुजराती बोलता है, उसे गरबा वगैरह सब आता है, ढोकला वगैरह सब बना लेता है। अब वो गया पंजाब, पंजाब में अब उसने देखा छोले भटूरे बन रहे हैं, भाई गरबे के बदले भांगड़ा वगैरह हो रहा है, ठीक है। अब हमारे गुजरात में तो जैसे गरबा वो चोली वगैरह पहन रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, तो वहाँ पे क्या पहन रहे हैं, वहाँ पे पहन रहे हैं भाई सूट वगैरह पटियाला मस्त। तो क्या हुआ, अब आपका गुजरात का कल्चर भी आपके साथ रहेगा, अब आप मिक्स कर देंगे नया कल्चर पंजाब का। मतलब अब आप भाई कभी साड़ी कभी गरबे के साथ साथ वो भांगड़ा भी करने लगेंगे, ठीक है। कभी कभी आप गुजराती बोलने के साथ साथ कुछ वर्ड आप पंजाबी के भी बोलने लगेंगे। तो ये क्या है, ये आप पुराने अपने तरीकों के साथ, मतलब नई चीजों के साथ, मतलब पुरानी जो चीजें हैं वो भी साथ में रखते हो, मैनेज करते हो और नई तरीके भी सीख लेते हो। क्यों, क्योंकि हम जब कहीं ट्रैवल करते हैं तो काफी चीजें हमारी बदलती है, हम उनकी आदतें अडॉप्ट करने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली होता है, ये हम जानबूझ के नहीं करते। आप अगर मेरे घर पे आएंगे तो आप देखेंगे मैम कुछ इस टाइप के वर्ड्स यूज करती है, इनके घर में ऐसा टाइप का खाना बनता है, तो आप ये नहीं कि जबरदस्ती सीखेंगे कि मुझे भी सिखाओ मुझे भी सिखाओ, आप क्या क्या वर्ड बोल रहे हैं मैं भी बोलूंगा। आप सुन सुन के आपको वो आदत हो जाएगी, और कुछ वर्ड आप बोलेंगे तो कुछ आपकी आदत सुन के मुझे हो जाएगी। तो ये सब क्या है, ये हमें क्या बताता है, डाइवर्सिटी। कि इसीलिए तो हम दूसरे की चीज़ें सीखते हैं, इतना इंटरेस्ट लेते हैं। क्यों, हमें न्यू चीज़ें होती है, एक्साइटिंग चीज़ें देखने सुनने को समझने को मिलती है। आया समझ में। तो बेसिकली जो ट्रैवल करके लोग जाते थे लंबा लंबा, कहीं रुकते थे लंबे समय के लिए, अब ना लंबे समय के लिए कहीं रुक रहे तो वहाँ की आदतें अपना लेना, वहाँ का पहनावा, रहन सहन, खान पान, लैंग्वेज अपना तो है ही, साथ में दूसरा भी मिक्स कर लेना। तो यही क्या बताता है भाई, डाइवर्सिटी। तो बोले ना कि कैसे एक्सप्लेन कर सकते, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं भाई, एक्सप्लेन कर रहे हैं किसको, डाइवर्सिटी को। आया समझ में। चलो, सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजन्स बिकेम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। इसीलिए जो उनका खाना पीना है, जो कपड़े पहनना है, जो उनका म्यूजिक है, हम क्या कर लेते हैं, उन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं अपने ओल्ड स्टाइल के साथ। जो हमारा ओल्ड तरीका है, मतलब ओल्ड में अगर गुजराती हूँ, मुझे गरबा वगैरह आता था, ढोकला वगैरह बनाना आता था, अब मैं गुजरात के साथ साथ पंजाबी भी चीज़ें मुझे पता चल गई, मैं भांगड़ा भी कर सकती हूँ, मैं छोले भटूरे भी बना सकती हूँ, पटियाला सूट भी पहन के घूमूंगी। तो क्या है, ओल्ड के साथ न्यू हम मिक्स कर लेते हैं। एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। और इसीलिए जो हम मिक्स करते हैं, ये क्या बनाता है, कुछ नया, कुछ डिफरेंट। मतलब पहले हम गुजराती चीज़ें ही करते थे, गुजरात के अकॉर्डिंग चलते थे, गुजराती कल्चर के अकॉर्डिंग। अब हमें पंजाबी कल्चर भी आ गया, क्योंकि हम वहाँ रह रहे हैं, तो नया नई नई चीज़ें, नई नई डिश बनाएंगे। अब छोले भटूरे के साथ साथ और भी जो पंजाबी डिशेज हैं, है ना, पनीर वगैरह, ये पनीर के पकौड़े, ये सब, पराठे बना लिए, आलू के पराठे, है ना, सरसों का साग, मक्के की रोटी, ये कुछ ऐसा रहता है ना, वो बना लिया। तो क्या एक्साइटिंग और न्यू है कि नहीं, सुन के ही मज़ा आ रहा है ना। तो क्या करते हैं हम, एक्साइटिंग और न्यू चीज़ें और डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं। The history of many places shows us how many different cultures influences have helped to shape life and culture there. अगर हम बात करें किसी भी जगह की इतिहास की, ऐतिहासिक चीज़ों की या हिस्ट्री की, किसी भी जगह की, the history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. अगर किसी भी एरिया की हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे जो इतिहास रहा है, मतलब अगर कोई मान लो किसी एरिया में चाइनीज़ लोग आते रहे होंगे, अरबी लोग आते रहेंगे, अरब से लोग आते रहेंगे, तो वहाँ के लोगों में भी वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी। थोड़ा सा मतलब वैसा उनका नेचर, उनका खान पीने की चीज़ें उस टाइप का, थोड़ा सा अरब स्टाइल का या चाइनीज़ स्टाइल की चीज़ें हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। आया समझ में। तो 10 रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री। इसीलिए उनकी जो अपनी अपनी यूनिक हिस्ट्री है, कहीं हो सकता है जैसे अगर हम ईस्ट साइड देखें, अरुणाचल प्रदेश साइड देखें, तो वहाँ पे चाइना या नेपाल का थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ का इन्फ्लुएंस थोड़ा दिख जाएगा। कभी वहाँ के लोग आए होंगे, तो वहाँ के जैसे नेम हो गए, जगहों के नेम भी थोड़ा सा यांग यांग इस टाइप के रहते हैं ना, जैसे चाइनीज़ नेम रहते हैं, है ना। थोड़ा सा पहनावा, बोलने का तरीका वैसा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उनकी हिस्ट्री यूनिक रही। ऐसी अगर हम बात करें, कहाँ की हम बात करें, जैसे नॉर्थ वेस्ट साइड की, हम कश्मीर पंजाब वगैरह की बात करें, तो वहाँ से अरब्स आए होंगे, अरब लोग आए, अफगान से अरब आए, तो वहाँ का नेचर, वहाँ का जो उनका खान पान है, पहनावा, लैंग्वेज वहाँ पर आ गई। अरबिक लैंग्वेज कह लीजिए, मुस्लिम धर्म आ गया, वो उस साइड आ गया। तो आया समझ में कि कैसे जो यूनिक हिस्ट्री है, कि कौन सी जगह पे किन किन जो लोगों का अटैक हुआ या लोग आए, रह कर गए, तो दूसरी चीज़ें लोगों ने ग्रैब करी और वहाँ का वो कल्चर बन गया। जैसे मैंने बताया फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश का, तो वहाँ चाइनीज़ अगर मान लीजिए, जो चाइना का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा, मतलब वहाँ आते जाते रहेंगे इस एरिया में, कभी हिस्ट्री उनकी ऐसी रही होगी, मतलब इतिहास के टाइम, पुराने टाइम पे, पास
लास्ट के टाइम पे, तो अब वहाँ की जो आदतें, बोलने का तरीका थोड़ा सा वैसा मिक्स्ड मिलेगा। ऐसे ही मैंने बताया आपको नॉर्थ वेस्ट साइड का, कश्मीर पंजाब साइड का, तो वहाँ पे अरब का थोड़ा सा ये इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, जस्ट आपके रेफरेंस के बता रही हूँ। तो ऐसे ही जो यूनिक हिस्ट्री होती है क्या बताती है, रीजन को डाइवर्स बनाती है। जो रीजन हमारे इतने डाइवर्स है वो उनकी जो यूनिक हिस्ट्री रही है ना, वो इसी कारण से रही है। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी, डर, समस्या तो नहीं? Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. इसीलिए डाइवर्सिटी अगर माने तो इसलिए भी हो सकती है कि डाइवर्सिटी कैसे आती है, जब पीपल अडाप्ट करते हैं उनकी लाइफ टू द जोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव, मतलब ऐसे जोग्राफिकल एरिया में जहां वो रह रहे हैं अपनी लाइफ को अडाप्ट कर लेना, ये भी डाइवर्सिटी होती है। मतलब अगर मैं जोग्राफिकल एरिया, मतलब जैसे कोई ठंडा इलाका हो गया, कोई गर्म इलाका हो गया, बारिश वाला इलाका हो गया, नॉर्थ साइड वेस्ट साइड, ये जोग्राफिकल, जो जोग्राफी बेस्ड, मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और स्टेट वाइज। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं नॉर्थ में रह रही हूँ तो मुझे नॉर्थ का जो है चीज़ें मैं अडाप्ट कर लूँगी। क्या अडाप्ट कर लूँगी, मतलब जो वहाँ की लाइफ है, जो एरिया की जो लाइफ है वो मैं अडाप्ट कर लूँगी, है ना। कैसे, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ पे ठंडा इलाका है तो उस टाइप का रहना, स्नोफॉल होता है तो उस टाइप का मैं अडाप्ट कर लूँगी, मेरी बॉडी भी उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी। अब मैं शिफ्ट हो गई कहाँ, साउथ साइड में, तो अब जैसे जो नॉर्थ साइड में हम कह लीजिए थोड़ा सा फेस ग्लो ही रहता है, थोड़े से फेयर से पिंक सा ग्लो रहता है, पिंक सा फेस रहता है, क्योंकि वहाँ ऐसा माहौल रहता है, ठंडी रहती है ना। अब मैं अगर साउथ साइड चली गई तो मेरा फेस का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया, मेरी बॉडी भी उस टाइप के जोग्राफिकल चीज़ें क्या करेगी, अडाप्ट कर लेगी। अगर मैं वेस्ट साइड चली गई तो वहाँ का थोड़ा सा अलग चीज़ें अडाप्ट कर लेगी, ईस्ट साइड चलेगी तो वहाँ की चीज़ें मेरी बॉडी या मेरा नेचर वो अडाप्ट कर लेगा। आया समझ में? तो क्या बता रहे हैं कि डाइवर्सिटी कैसे आती है, जब पीपल अडाप्ट कर लेते हैं अपनी जिंदगियां जोग्राफिकल एरिया के भी अकॉर्डिंग। जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग कैसे, अभी जैसे हमने बॉडी वाइज भी ले लिया कि चेंजेस आते हैं, हम बोलते हैं ना कि अरे वाह तू तो भाई विदेश जाकर आया, तू इंग्लैंड या यूरोप साइड जाकर आया तो कितना गोरा गोरा लग रहा है। क्यों? वहाँ पे ठंडी रहती है, टेम्परेचर माइनस में रहता है, बहुत लो डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो क्या हो जाता है भाई, फेयर हो जाता है। जोग्राफिकल एरिया के कारण इंपैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। वैसे ही खान पान, वही आदत, जैसे मेरा जो कज़न है वो स्कॉटलैंड में रहता है, स्कॉटलैंड में जॉब करता है, अब वो उसका कलर थोड़ा सा डाउन था बट वहाँ से आया तो बिल्कुल रेड फेस हो गया उसका, अच्छा ग्लोई। अब उसको आदत कैसी, वहाँ पे दिन अपना जैसे दिन चल रही तो वहाँ पे रात चल रही हुई थी, ऐसा कुछ रहता है उल्टा, अगर हमारे यहाँ रात चल रही वहाँ दिन चल रहा होता है, ऐसा समझ लीजिए। तो क्या है, पीछे चल रहा होता है वहाँ का टाइम। अब क्या होता है, वो घर आया तो जब मेरे जो बड़े मम्मी पापा उठ रहे हैं तो वो सोया हुआ है, वो आराम से सोया हुआ है, वो गलत टाइम पे शाम को मांग रहा है कि भाई मुझे लंच दो, मतलब वो टाइम पूरा उल्टा सीधा हो जाता है। क्यों? वहाँ की लाइफ अडॉप्ट कर रखी ना उसने, वहाँ की आदत लग गई उसको, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर अगर मान लो यहाँ 1 महीने रहा तो ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे अगर 1 साल इंडिया में रह लिया, अब वापस वहाँ जा रहा है तो वहाँ की चीज़ें चेंज हो जाएगी। आया समझ में? मतलब वहाँ के अकॉर्डिंग अब यहाँ की आदत वो अपनाएगा तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो क्या होता है, किसी भी एरिया का जोग्राफिकल जो वो रहता है वो क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है आपकी लाइफ में, बिल्कुल डालता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। For example, living near the sea is quite different from living in a mountainous area. जैसे कि अगर कोई समुद्री इलाके के आसपास जिसका एरिया है, स्टेट है, घर है, मतलब प्लेस है, वहाँ रह रहा है, सिटी है, वहाँ रह रहा है, बट कोई अगर माउंटेनियस एरिया में रह रहा है तो बहुत फर्क आ जाएगा, बहुत फर्क आ जाएगा। और ये सही बात है, जो भाई माउंटेनियस एरिया में रह रहा है और कोई सिटी एरिया में मतलब सी के आसपास के एरिया में रह रहा है, उनकी लाइफ में बहुत फर्क आ जाएगा। Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. Even क्या होता है, अगर हम बात करें कि भाई लोग सिर्फ खाना पीना अलग सा खा रहे हैं, है ना, ईटिंग हैबिट्स अलग है, बट इवन क्या होता है कि वर्क जो है, किस एरिया में क्या वर्क चलता है उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें डिफरेंट होती है। मतलब अगर कोई सी साइड का एरिया है जहाँ पे समुद्र वगैरह, पानी वगैरह अच्छा है, तो मछली फिशिंग वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा रहेगा, फिशिंग के लिए बहुत ज़्यादा वो एरिया रहेगा बढ़िया सा। अगर कोई जैसे नॉर्थ वाला एरिया है, नॉर्थ वाला एरिया है तो वहाँ पे भाई ऊन वगैरह है ना, याक या मिल्क या पोल्ट्री, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और साउथ का या सी के आसपास वाला एरिया, वहाँ फिशिंग वगैरह के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसी वेस्ट का एरिया है, वहाँ पे कुछ खास है तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। ईस्ट का कुछ एरिया है, वहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा होती है वो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें रहेंगी। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना? तो वही वो बोल रहे हैं कि सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हम मतलब खा लग रहे हैं, खाना पीना अलग है, लैंग्वेज अलग है, बट काम भी उसके अकॉर्डिंग डिफर करता है। सही बात है, जगह के अकॉर्डिंग भी काम डिफर करता है। आया समझ में? जैसे हम बोलते हैं कि आसाम में मतलब दार्जिलिंग की चाय है ना, चाय पत्ती जो टी, तो वहाँ पे टी का ही ज़्यादा काम रहेगा। आपको कहीं और ऐसे टी का ज़्यादा नहीं दिखेगा कि आप एमपी में टी का देख रहे हो, यूपी में टी का देख रहे हो। टी मतलब जो है टी प्लांटेशन, जो चाय की प्लांटेशन कह लीजिए, खेती, तो आपको वहीं दिखेगी। क्यों? तो काम भी उसी के अकॉर्डिंग चलेगा।
आया समझ में कि नहीं आया? अगर हम कहते हैं साउथ में स्पाइसेस का बहुत बढ़िया भाई मसाले वगैरह का, तो ये मसाले का काम जो लोग इसी पे इंडल्ज हैं, इसी यही काम कर रहे हैं, तो आपको साउथ में मिलेगा। ये कॉफी वॉफी का वहाँ मिलेगा, बट नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ, या ईस्ट वेस्ट में जाएंगे वहाँ इतना नहीं मिलेगा। आया समझ में? ऐसा नहीं कि निल जीरो सिर्फ यही मिलेगा तो बाकी जगह बिल्कुल जीरो है, हो ही नहीं सकता, नहीं वहाँ भी मिलेगा, बट जो मेजर चीज़ है ऑक्यूपेशन है वो यहाँ के लोग टी से रिलेटेड करेंगे, जैसे दार्जिलिंग के लोग, साउथ के लोग मसाले वसाले इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होंगे। जहाँ एरिया पे सी साइड है तो वहाँ फिशिंग वगैरह के लिए ज़्यादा काम होगा। तो क्या होगा, अब क्या माउंटेन एरिया में अगर आप सोचिए जहाँ सी साइड ना हो या माउंटेनियस एरिया है तो वहाँ पे फिशिंग हो सकती है ज़्यादा। आप खुद सोचिए क्यों नहीं हो सकती ना, क्योंकि जोग्राफिकल एरिया है ही नहीं वहाँ पे। जहाँ जोग्राफिकल एरिया कैसा है, सी वाला है, तो वहाँ फिशिंग हो रही है, बढ़िया मछलियाँ मिल रही हैं, और जहाँ माउंटेन एरिया है वहाँ पे वूल ऊन वगैरह बहुत बढ़िया मिल रहा है। तो क्या आपको सी के पास वाले एरिया से ऊन वगैरह मिलेगा? नहीं ना, क्योंकि जो भेड़ वगैरह जो स्पेशल जो चीज़ रहती है जो भाई वूल वगैरह प्रोड्यूस करती है, तो वो वहीं मिलेगा ना जहाँ पे भेड़ मिलेगी, ठंडे इलाकों पहाड़ों में। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना कि सिर्फ खाना पीना या जो है हमारा कल्चर वही नहीं, इवन हमारा काम भी जोग्राफिकल एरिया वाइज डिफर करता है। मैंने एग्जांपल्स देके आपको अच्छे से समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आगे तो अभी और पढ़ेंगे। इससे पहले क्या कर दो, आप लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो। आप लाइक करना क्या करते हो भाई, भूल जाते हो, तो भूलना नहीं है, बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surrounding. अगर हम बात करें शहरों की, तो शहरों के लोग क्या होते हैं भाई, दूसरी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, मतलब दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं एज इन मतलब जैसे हम गांव में रह रहे हैं तो गांव में खेती बाड़ी करते हैं, अपना जो खेत है सब्जी वगैरह खेतों से ही तोड़ ली है ना, अनाज वगैरह उगाए तो वो संभाल के रख लिया, तो खुद ही अब मेहनत करके बना रहे हैं और खुद ही खा रहे हैं, फिर बेच भी रहे हैं, बट खुद के लिए भी हो रहा है। बट शहरों में तो इतना वो नहीं रहता कि एरिया है भाई खेती कर रहे हैं फिर नौकरी भी करने जा रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं। तो मार्केट वगैरह सुपर मार्केट सब्जी मार्केट पे डिपेंड करते हैं, तो क्या होता है कि अपने फिजिकल लैंड से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहते, टाइड नहीं रहते। तो इन सिटीज इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लाइव्स आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग। सिटीज़ में चीज़ें भूलना बड़ा आसान है, क्यों? क्योंकि अगर मैं शहर में हूँ तो क्या मैं कोई पता होगा कि खेती कैसे करते हैं, ये फसल ये सब्जी कैसे बोते हैं, ये सब्जी इस मौसम के लिए अच्छी कैसे करते हैं, खाद डाली जाती, क्या प्रोसेस होती है, इरिगेशन कैसे करें, मुझे नहीं पता होगा। मैं तो शहर में रह रही हूँ ना, मैं तो वैसे भी मार्केट पे डिपेंड कर रही हूँ, मार्केट से ले आऊंगी सब्जी खरीद के। जो भी चीज़ें मैं फिजिकल एरिया से रिलेटेड जो चीज़ें जो भाई आप एग्रीकल्चर करते हो वो मैं कर ही नहीं सकती। दिस इज बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन। मैंने बताया ना कि सिटी में क्या होता है कि भाई बड़ी ही कभी ही कभार ऐसा होगा कि आपको दिखेगा कि कोई वेजिटेबल्स ग्रो कर रहा है या कोई अनाज ग्रो कर रहा है। ऑफन का मतलब क्या होता है, ज्यादातर, अक्सर। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, सेल्डम का मतलब होता है बिल्कुल कभी कभार। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पे बोला है कि भाई बिल्कुल भूल जाते हैं, ऑफन लिखा है ना, अक्सर ये होता है कि भूल जाते हैं कि भाई हमारा फिजिकल उससे रिलेशन। कैसे भूलेंगे? फिजिकल सराउंडिंग से भूल ही जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि भाई वो सिटी के लोग हैं, वो तो मार्केट से सामान खरीद के लेंगे, सब्जी भाजी अनाज वगैरह। क्यों? वो खेती बाड़ी करेंगे, काम पे जाएंगे, मतलब जॉब करेंगे। अब रही बात कहाँ की, सिटी की, तो वो यही कह रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल होगा, कभी कभार ही होगा जो दिखेगा हमें कि कोई वेजिटेबल्स उगा रहा है या अनाज उगा रहा है। Instead they depend on market to buy all the food and other goods that they need. इसीलिए जो लोग हैं क्या करते हैं, मार्केट पे डिपेंड करते हैं भाई, गुड्स खरीदना या कुछ भी फूड से रिलेटेड चीज़ें, फूड आइटम्स, ये मार्केट पे डिपेंड करते हैं। तो क्या बताया, ये जोग्राफिकल एरिया वाइज हुआ ना, मतलब अगर कोई गाँवी इलाका है जिसका गाँव एरिया है तो वहाँ के लोग भाई ज़मीन से जुड़े होंगे। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन को अच्छे समझते हैं, उनके लिए तो भाई माता है ज़मीन, उनके लिए तो उनका जो है जीवन वो है, बहुत बड़ी संपत्ति है ज़मीन उनके लिए। क्यों? वहाँ पे अनाज उगा रहे हैं, पेड़ पौधे उगा रहे हैं ना, फल फ्रूट्स उगा रहे हैं, फिर बेचेंगे, खुद भी खाएंगे, बेचेंगे तो भाई उनकी जीवन चलेगा। बट जो शहर के लोग हैं वो जॉब करते हैं, वो नहीं, बिल्कुल वेजिटेबल वगैरह ग्रेन ग्रो करते हैं। तो क्या करते हैं, ये एरिया वाइज डिपेंड करती है, चीज़ें डिफर करती है कि नहीं करती, करती है ना। आया समझ में? चल आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे केरला एंड लद्दाख के एग्जाम्पल से, जो उनका जोग्राफिकल जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या उनका खाना पीना, लैंग्वेज, जो भी कह लीजिए, रिलीजन क्या चलता है, वो सब हम देखेंगे। Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. अब हम इनके एग्जाम्पल से समझेंगे क्या कि जो हम कह रहे थे ना कि जोग्राफिकल एरिया वाइज या हिस्टोरिकल एरिया वाइज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं जो हमारे एरिया में, मतलब एरिया में डाइवर्सिटी होती है, तो कैसे वो समझेंगे। क्या बोला है कि let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of the region। मतलब जो डाइवर्सिटी है रीजन की, एरिया की, वो डिफर करती है किसके अकॉर्डिंग, डिपेंड करती है किस पे, हिस्टोरिकल जोग्राफिकल के कारण। देखते हैं
वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भाई हम कंट्री के 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं, केरला और लद्दाख के एग्जाम्पल से समझेंगे। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एन एटलास एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख। आपको क्या करना है, आपको एटलास में, एटलास क्या होता है पहले तो ये बताओ, सुना होगा ना एटलास, जिसमें मैप्स हम देखते हैं, मैप्स मिलते हैं हमें, वो बुक होती है एटलास बुक होती है ना एटलास, तो उसमें आप देखोगे आपको बोला है कि इंडिया का मैप देखना। चलो अगर मैं रफली आपके लिए बना दूं तो ऐसा हमें क्या बोले, केरला और लद्दाख ना, ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ साइड, वेस्ट, ईस्ट और ये आपका साउथ। ठीक है, समझ में है। हमें बोला है केरला लद्दाख, तो अगर मैं लद्दाख को यहाँ पॉइंट आउट करूँ तो यहाँ कहीं में हमें लद्दाख ऐसे मिल जाएगा, जिस मैं यहाँ बना रही हूँ नॉर्थ साइड में। अगर मैं केरला की बात करूँ तो केरला हमें इस साइड में कहीं मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा हमें, लद्दाख, ये हमें केरला मिल जाएगा। मैं ऐसा इसलिए आपको बोला है, आपको वो करने के लिए, ताकि आप देखो कितना फर्क है, कहाँ केरला है कहाँ लद्दाख है। देखो दिख रहा है आपको, ये वहां पे नॉर्थ साइड आपको लद्दाख दिखेगा और यहाँ बिल्कुल साउथ में, साउथ वेस्ट साइड आपको क्या दिखेगा, केरला। कितना दूर दूर है, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ के लद्दाख हो तो यहीं जस्ट केरला है, यहाँ केरला हो तो यहीं पास में लद्दाख है, नहीं ना, कितना दूर दूर है दोनों। तो इतने दूर दूर जो बिल्कुल नॉर्थ में है, जो बिल्कुल साउथ में, इनके बारे में, इनके ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम क्या करेंगे, हम भाई चीजों को अच्छे से समझेंगे। क्या आप समझने को तैयार हैं, है कि नहीं, है ना। आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी मैंने दिखा दिया था आपको मैप में जस्ट रफली कि कितनी दूर कहाँ पे नॉर्थ में हमें लद्दाख मिलेगा और कहाँ साउथ वेस्ट साइड, साउथ में हमें केरला मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। Can you list 3 ways in which the different geographical location of these 2 regions would influence the following? कौन से 2 रीजन, किसकी बात हो रही है भाई, लद्दाख की और केरला की। लद्दाख और केरला की बात हो रही है, तो हमें क्या बोला है कि भाई इन दोनों रीजन्स के किस बेसिस पे हमें अलग करना है, क्या खाते हैं इसके बेसिस पे हमें डिफरेंस देखना है, किस टाइप की क्लोथ्स पहनेंगे ये भी हमें बताना है, आपको लिस्ट बनानी है, और क्या काम करते हैं ये भी लिस्ट आपको बनानी है। तो कैन यू लिस्ट 3 वेज, मतलब क्या आप ये बना सकते हैं। जब हमें रीड कर लेंगे उसके बाद आप क्या ये लिस्ट बता पाएंगे कि भाई कौन किस टाइप का खाना वहाँ पे खाया जाता है ना, चाहे केरला हो या लद्दाख। फिर केरला में किस टाइप के कपड़े पहने जाते हैं, ऐसी लद्दाख का भी बताना है। किस टाइप का वर्क ज़्यादा होता है केरला में, ऐसी लद्दाख का आपको बताना है। ठीक है, ये काम आपका है। क्या है आपके लिए भाई, ये होमवर्क है। होम पे तो आप हो ही देख रहे हो, होम से ये आप करिएगा, इससे क्या होगा आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब बाकी समझे, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। लद्दाख, लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख कहाँ है, लद्दाख जो भाई कश्मीर में है। कैसा एरिया, ये दिख रहा है आपको, माउंटेनियस एरिया, बिल्कुल पहाड़ी इलाका है। हम नॉर्थ की बात करें तो जहां हम नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ में हमें तो पहाड़ तो मिलना संभव ही संभव है। तो लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये ध्यान रखना कि माउंटेन में क्या है, डेजर्ट है, ये रेगिस्तान। अब आप बोलोगे रेगिस्तान तो हम तो राजस्थान वगैरह में सुनते हैं, ये रेगिस्तान नहीं भाई, लद्दाख क्या है, ये रेगिस्तान एरिया लिखा है ना, ड्राई बैरन लैंडस्केप ऑफ द माउंटेन कार्पेट डेजर्ट ऑफ लद्दाख। लद्दाख डेजर्ट है। Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. अब यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे क्या है, बड़ी मुश्किल से, बहुत ही कम, very little agriculture is possible। यहाँ पे भाई एग्रीकल्चर बहुत ही कम पॉसिबल है, ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। क्यों है, क्या कारण है भाई जो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन, इस एरिया में भाई रेन होती ही नहीं है, बहुत ही कभी कभार हुई या नहीं होती। सेमी एरिड या एरिड रीजन बोलते हैं ना, जहाँ पे बारिश वारिश सूखा सा पड़ा रहता है, बारिश नहीं होती। भले ही पहाड़ी इलाका है, ठंडा इलाका है, बट क्या है, बारिश वारिश नहीं होती। जब पानी नहीं रहेगा तो एग्रीकल्चर कैसे पॉसिबल है। एग्रीकल्चर यानी सिंचाई के लिए तो खूब पानी चाहिए, भरपूर मात्रा में वाटर चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। तो वही कह रहे भाई एग्रीकल्चर ही नहीं है, मतलब एग्रीकल्चर क्यों नहीं होता, क्यों, क्योंकि पानी नहीं है। एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। और किससे कवर्ड रहता है भाई, ज्यादातर साल में, ज्यादातर महीने, सालाना लगभग ज्यादा टाइम भाई पहाड़ से, पहाड़ किससे, बर्फ से ढका हुआ ही रहता है। इस तरीके से देखिए, ये पहाड़ दिख रहे हैं आपको। अब ये पहाड़ जैसे यहाँ पे ऊपर ही दिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बर्फ, ऐसे पूरे बर्फ से ढके रहते हैं। अब जब बर्फ से ढके रहते हैं तो यानी ठंडा इलाका आया समझ में। क्या होता है यहाँ पे बारिश नहीं होती, इसी कारण एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। कहाँ है लद्दाख, लद्दाख है भाई आपको मिलेगा ईस्ट में, जम्मू एंड कश्मीर के।
देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन, बहुत ही कम ऐसे पेड़ हैं जो इस एरिया में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। क्या लिखा है, देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रीज ऐसे ज्यादा कुछ दिख नहीं रहे, ऐसे छोटे छोटे ऐसे दिख रहे हैं। और ट्रीज की बात करें, बड़े बड़े पेड़ों की बात करें, तो वो बहुत ही मुश्किल से कुछ ही कुछ मिलेंगे जो वहां पे उग पाते होंगे। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। आप देखिए, अगर पानी पीना हो, भाई पानी पीने के लिए जो लोग हैं, जो पीपल है लद्दाख के, किस पे डिपेंड करते हैं, समर टाइम पे। अगर समर सीजन की बात करें, गर्मियों की बात करें, तो गर्मियों में जब वो जो स्नो, जो भाई पहाड़ के हमने देखा ना स्नो से कवर्ड रहते हैं, लगभग स्नो कैप्ड माउंटेन रहते हैं, है ना। अब जब वो स्नो से कवर्ड है तो स्नो गर्मियों में क्या होती है, पिघलती, क्योंकि ठंड के बाद हमने देखा ना, ठंडी का थोड़ा सा ऐसा मौसम आता है, फिर गर्मी सी आने लग जाती है। तो जो ठंडियों में बर्फ ऐसी जमी रहती है, तो जब वो धीरे धीरे पिघलती है, मेल्ट होती है, तो वही उसी को क्या ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पीने के लिए, उस वाटर को पीने के पर्पज से यूज करते हैं ड्यूरिंग समर्स। तो लद्दाख के पीपल क्या करते हैं, भाई जो माउंटेन्स में स्नो जमी रहती है, स्नो जो रहती है पूरे उनके एरियाज में आसपास में, तो जब वो समर के टाइम पे मेल्ट होती है, पिघलने लग जाती है, तो उसी को ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पीने के पानी के लिए यूज करते हैं। कौन, लद्दाख के पीपल। कब करते हैं, कौन से सीजन में, ये भी इंपॉर्टेंट है, समर सीजन में। पता चला आप विंटर रेन कुछ भी लगा रहे हो भाई समर सीजन में, और रेन तो मुश्किल से ही होती है। पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट्स, जो यहाँ के लोग हैं वो क्या करते हैं भाई, शीप और गोट्स को रखते हैं, ठीक है, भेड़ रखेंगे और बकरी रखेंगे। द गोट इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना। अगर यहाँ बात करें यहाँ पे शीप एंड गोट्स की, तो बड़े स्पेशल होते हैं। क्यों, क्योंकि भाई पश्मीना वूल, जो पश्मीना वूल मतलब ऊन, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। पश्मीना वूल बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कॉस्टली रहते हैं, ठीक है, आया समझ में। तो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हमने देखा ना कैसे सूखा सूखा सा माउंटेन कारपेट है, किसका, डेजर्ट का, लद्दाख के, ऐसा सूखा सूखा सा रहता है। This wool is prized and पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ये जो वूल है काफ़ी महंगे रहते हैं, इसीलिए जो पश्मीना शॉल जब बन के आते हैं ना, फाइनल प्रोडक्ट, वो बड़ा ही महंगा रहता है। ऑब्वियसली अगर कच्चा माल, रॉ मटेरियल महंगा है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो भी महंगा ही होगा, अंडरस्टूड है। The people in Ladakh carefully collect the wool of the goats and sell this to traders from Kashmir। लोग क्या करते भाई, जो भेड़ बकरी, उनमें से क्या करते भाई, जो ऊन है वो बड़े ध्यान से संभल के क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं बहुत ध्यान से। देन क्या करते हैं, बेच देते हैं कश्मीर के ट्रेडर्स को, मतलब वहां पे बनते हैं शॉल बेसिकली। तो लिखा है ना, पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर। जो पश्मीना शॉल है वो मेजरली जो वोवन, जो बुने जाते हैं, कहाँ बुने जाते हैं, कश्मीर में बुनाई की जाती है। मतलब वहाँ पे लोग अपने वो जो जानवरों से, जो गोट शीप, वहाँ से तो मतलब वूल वो निकाल रहे हैं, बट सिलाई नहीं कर रहे हैं, वोव नहीं कर रहे हैं, है ना, बुन नहीं रहे। बुनने वगैरह का काम ज्यादातर कहाँ होता है, कश्मीर में होता है। तो प्रॉपर जो शॉल बन के आते हैं पश्मीना, वो कश्मीर से बिकते हैं, कश्मीर में बनते हैं। The people eat meat and milk products like cheese and butter। यहाँ पे लोग क्या खाते हैं, जो लोग हैं यहाँ के, मीट खाएंगे और मिल्क खाएंगे, मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे चीज हो गया, बटर हो गया, क्या है, मिल्क प्रोडक्ट्स है। ईच फैमिली ओन सम गोट्स, काउज एंड डेजोस। जो फैमिली है यहाँ की, उनके पास क्या क्या चीजें हमें मिलेगी, यहाँ पे वो लोग गोट्स पालते हैं, काउस पालते हैं, और डीजोस यानी यहाँ काउस होती है, उनको पालते हैं, ठीक है, रियर करते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। अगर हम ये सोचे कि भाई जो डेजर्ट एरिया है, सूखा एरिया, बंजर इस टाइप का एरिया, जैसे हमने देखा था लास्ट स्लाइड में, इस टाइप का एरिया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। जो ट्रेडर्स हैं, यहाँ से निकलना या काम करना ज़्यादा अट्रैक्ट, मतलब उनको ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती हुई चीज़ें। तो बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स, मतलब अपने ट्रेडर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, इसका मतलब ये नहीं है। It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet। अब क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा ट्रेड रूट है, मतलब बहुत ही अच्छा काम का ट्रेड रूट है इस एरिया में, जिसके थ्रू क्या होता है, कारवान्स, अलग अलग पासेस से कारवान ट्रेड, जो भी इनका सामान लाना ले आना करते हैं, जो कहाँ जाता है, तिब्बत में। आया समझ में। मतलब अगर हम सोचें कि डेजर्ट एरिया है यार, यहाँ पे तो ट्रेडिंग वगैरह पॉसिबल नहीं है, ना खेती बाड़ी हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो बट ऐसा नहीं, यहाँ पे ट्रेड रूट है बड़ा इंपॉर्टेंट, उसमें पासेस हैं जो किस लिए काम आते हैं भाई, जो कारवान से ट्रैवल करते तिब्बत तक, और क्या लेके जाते हैं, अपने गुड्स क्या करते हैं, जो है लाना ले जाना करते हैं, बेचना खरीदना होता रहता है, मतलब ट्रेडिंग चलती रहती है बेसिकली, और ट्रेड रूट है इंपॉर्टेंट। आया समझ में। कहाँ पे, लद्दाख में। These caravans carried textiles and spices, raw silk and Buddhism reached Tibet via Ladakh सॉरी। क्या है भाई, ये जो कारवान से क्या क्या कैरी करते हैं, क्या क्या चीज़ें इनके पास रहती हैं, इन कारवान्स के पास, इनके पास चीज़ें रहती हैं, टेक्सटाइल्स ये ले जाएंगे, मसाले वगैरह ले गए, या कुछ भी रॉ सिल्क ले गए, तो ये तिब्बत में ले जाते हैं, यहाँ से ट्रेड रूट के थ्रू ले जाना लाना करते हैं।
अब जब बात करें किस धर्म की, बुद्धिज्म धर्म की, तिब्बत में क्या चलता है भाई, बुद्धिज्म धर्म बहुत चलता है, वही मेजोरिटी में है। तो क्या जो बुद्धिज्म धर्म तिब्बत में आया कहाँ से, वो पहुंचा है लद्दाख के थ्रू। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। जो क्या है, किसकी बात करें, जो बुद्धिज्म धर्म है, जो बुद्धिज्म धर्म है वो तिब्बत में कैसे पहुंचा, लद्दाख के थ्रू। आया समझ में। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। और लद्दाख क्या कहा जाता है, लद्दाख को कहा जाता है लिटिल तिब्बत। इसलिए लद्दाख को क्या नाम से जाना जाता है भाई, लिटिल तिब्बत। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। Islam was introduced in this region more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here। कहाँ की बात हो रही, लद्दाख की। यहाँ पे जो है इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म मतलब कब आ गया था, लगभग 400 सालों पहले। इसीलिए जो मुस्लिम जो जनता है यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी तादाद में है। कहाँ पे, लद्दाख में। 400 सालों पहले मुस्लिम धर्म आ गया था, तो मुस्लिम जो पॉपुलेशन है अच्छी खासी तादाद मतलब उसमें क्वांटिटी में है। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। लद्दाख में बड़ा ही अच्छा ट्रेडिशन है किस चीज़ का, ये लोग क्या ओरल ट्रेडिशन है, सॉन्ग्स का हो गया, पोएम्स का बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन है यहाँ पे। कहाँ पे, लद्दाख में। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतियन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। जो कौन सा एपिक है, लोकल एपिक, कहाँ का है वो, ये देखो, लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बत नेशनल एपिक। जो तिब्बत का नेशनल एपिक है केसर सागा। कौन सा, केसर सागा। कौन परफॉर्म करता है इसको, बोथ मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट, मतलब बुद्धिस्ट और मुस्लिम दोनों मिलके ये जो केसर सागा इसको परफॉर्म करते हैं, है ना, क्योंकि ओरल ट्रेडिशन है इनका सॉन्ग्स और पोएम का, तो परफॉर्म करते हैं केसर सागा। क्या है, लोकल तिब्बतियन एपिक। आया समझ में। किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लद्दाख के बारे में। ये मत भूलना, नाम तो जगह का भूलना ही मत कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लद्दाख के बारे में। तो पहले फिर से देख लें लद्दाख के बारे में, देन केरला पे आते हैं। हमने क्या देखा लद्दाख में कि बड़ा ही माउंटेनियस एरिया में रहता है। क्या होता है वहाँ पे, बर्फीला एरिया है ना, सूखा सा ऐसा डेजर्ट एरिया भी बोल देते हैं उसको। बारिश होती ही नहीं है, बहुत ही कम नहीं होती। इसी कारण क्या होता है, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होता। यहाँ के लोग क्या क्या पालते हैं, यहाँ मतलब यहाँ काऊ कह लीजिए, डीजोस हो गया, काऊ हो गए, और बकरी भेड़ वगैरह पालते हैं। ऊन काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ मिलता है, पश्मीना ऊन जिसे बोलते हैं, जिसे बुनाई की जाती है, जिसकी ट्रेडर जो करते हैं वही कश्मीर में करते हैं, और वहीं से बिकता भी है, कह लीजिए मेजरली वहीं से बिकता है, वहीं पर ही होती है इसकी वोवन। इसी कारण बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। यहाँ के लोग कैसा खाना पीना खाते हैं, मीट खाएंगे और डेयरी में जो मिल्क प्रोडक्ट्स है वो खाते हैं, जैसे चीज़ बटर वगैरह यहाँ पे। और हमने क्या देखा था, हमने साथ में चीज़ें ये देखी थी कि भाई साथ में ये लोग जब आते हैं, कौन से ओरल ट्रेडिशन इनके रहते हैं, इनके पोएम और सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं। और केसर सागर जो एपी के तिब्बतिन, वो भी ये लोग क्या करते हैं, साथ में परफॉर्म करते हैं। कौन मिलके करते हैं, मुस्लिम एंड बुद्धिज्म। अब हम बोलेंगे जो मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट है, तो मुस्लिम जो धर्म है 400 सालों पहले लगभग लद्दाख में आ गया था, तो मुस्लिम पॉपुलेशन लद्दाख में बहुत मिलेगी। ठीक है, हम किसे लिटिल तिब्बत बोलते हैं, हम जो लद्दाख को लिटिल तिब्बत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई ट्रेड रूट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, कहाँ पे, लद्दाख में, जहाँ से कारवान्स ट्रैवल करते हैं, तिब्बत जाते हैं, और जो चीज़ें वगैरह आइटम्स वगैरह जैसे रॉ सिल्क हो गया, है ना, वूल वगैरह बेचते हैं, लाना ले आना ऐसा सब चलता रहता है। तो इसलिए लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। और लद्दाख के थ्रू जो बुद्धिज्म धर्म है कहाँ पहुंचा था, तिब्बत में पहुंचा था। तो ये सब हमने किसके बारे में जान लिया, ये सब हमने लद्दाख के बारे में जान लिया। नाउ बारी आती है केरला की। स्टार्ट करें। ये समझ में आया लद्दाख। तो हमने क्या देखा, उसकी हिस्ट्री, कि मुस्लिम धर्म कैसे आया, बुद्धिस्ट धर्म कैसे आया, ये सब हमने देखा। साथ में हमने ये देखा क्या खान पान, जोग्राफिकल एरिया समझा, भाई माउंटेन, भाई बर्फीला टाइप का एरिया। अब समझेंगे केरला के बारे में। केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। साउथ वेस्ट कॉर्नर पे इंडिया के केरला, ये ऐसा है ना, ये अगर हम बात करें नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, तो इस एरिया में हमें मिल जाएगा साउथ वेस्ट, इस एरिया में हमें केरला मिल जाएगा। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। इस साइड हमें सी मिल जाएगा केरला के, और इस साइड हमें हिल्स मिल जाएंगे, मतलब पहाड़ मिल जाएंगे। तो केरला इज द स्टेट in southwest corner of India and it is surrounded by the sea and one sided and hills on the other। मतलब एक साइड सी मिलेगा और एक साइड हिल मिलते। कहाँ, केरला की बात हो रही है। A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills। और हिल्स में कौन से भाई मसाले उगाए जाते हैं, पेपर काली मिर्ची बोलते हैं, क्लोव्स लौंग को बोलते हैं, और कार्डेमम किसको बोलते हैं ये बता दो। आर ग्रोन ऑन द हिल्स, इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। ये जो मसाले हैं ना साउथ के, इसी कारण ये अट्रैक्ट करते हैं किसको, ट्रेडर्स को। मतलब साउथ के मसाले बोलते बड़े फेमस है, ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ से मसाले खरीदते हैं और बेचते हैं। Jewish and Arab traders were the first to come here। जो Jewish and Arab traders से पहले थे जो यहाँ पे आए थे, first to come here, मतलब ट्रेड के लिए यहाँ पे Jewish and
Arab traders. First to come here. The apostle of Christ, St. Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago and he is credited with the bringing Christianity to India. कौन, किसके apostle? Apostle of Christ, St. Thomas is believed to have come here early, मतलब 2000 सालों पहले लगभग आए थे और इन्हीं के साथ क्या आया था भाई, जो क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियन धर्म है इंडिया में आया था. अपोस्टल ऑफ जीसस मतलब जो क्राइस्ट थे, अपोस्टल मतलब जो उनके डिसाइपल होते हैं, फॉलोवर होते हैं, जो होता है ना, जो मतलब जैसे मैं हूँ, मैं कोई भगवान हूँ तो मुझे मेरी चीज़ों को जो फॉलो कर रहा है, जो मुझे फॉलो कर रहा है और मेरी जो मैंने जो ज्ञान ध्यान की बातें की वो दूसरी जगह जाके प्रीच कर रहा है, धर्म को फैला रहा है, देवदूत टाइप का, इस टाइप का. तो कौन 2000 सालों पहले लगभग क्या आया था, क्रिश्चियन धर्म इन्हीं के थ्रू आया था. आया समझ में. अब यहाँ क्या होती है, यहाँ पे बोट रेस भी होती है ओणम फेस्टिवल में. केरला में बोट रेस होती है. इन केरला बोट रेस होती है और ओणम फेस्टिवल में, मतलब ये बोट रेस दिख रही है आपको, ओणम फेस्टिवल जो बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है इनका, यहाँ पे बोट रेस होती है. आया समझ में. तो हमने केरला के बारे में जाना. क्या क्या जाना, कहाँ पे भाई, एक ये साउथ वेस्ट में हमें मिलेगा इंडिया के, एक साइड हिल्स है, दूसरी तरफ भाई किससे, सी से घिरा हुआ है. ठीक है, अच्छी बात है. मसालों के लिए बड़ा फेमस है. तो जो ट्रेडर्स है मसालों को लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जैसे ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स आए थे सबसे पहले यहाँ मसालों के लिए, बेसिकली कह लीजिए ट्रेडिंग के लिए. और क्रिश्चियनिटी भी यहाँ पे कैसे आई भाई, 2000 लगभग सालों पहले किसके थ्रू आई थी, क्राइस्ट सेंट मतलब सेंट थॉमस के थ्रू आई थी. आया समझ में. आगे बढ़े. किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, केरला के बारे में पढ़ रहे हैं. Many Arab traders also came and settled down here. Ibn Battuta, who travelled here a little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which he described the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. बहुत से अरब ट्रेडर्स भी आए थे. अरब ट्रेडर्स जैसे कौन आए थे, यहाँ पे सेटल हो गए. जैसे इब्न बतूता आए थे तो उन्होंने अपने जो चीज़ों में लगभग 7 साल लगभग लगे उनको. ट्रैवल हेयर अ लिटिल लेस देन 700 ईयर्स, 700 सालों पहले. रोट अ ट्रैवलॉग इन विच ही डिस्क्राइब दैट लाइफ्स ऑफ मुस्लिम, मतलब इन्होंने अपना ट्रैवलॉग लिखा, उसमें मुस्लिम्स कम्युनिटी के बारे में लिखा कि बहुत अच्छी यहाँ पे रिस्पेक्टफुल कम्युनिटी है ना, अच्छी रिस्पेक्ट यहाँ मिलती है बहुत अच्छे पैमाने पे. कौन सी, मुस्लिम कम्युनिटी को. The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. पुर्तगीज थे. कौन थे पुर्तगीज, पुर्तगाली कौन थे, वास्को डी गामा जब यहाँ पे आए थे, उनका शिप यहाँ पे लैंड हुआ था तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो सी रूट है, मतलब यूरोप से आने का इंडिया के लिए एक सी रूट है, समुद्री रास्ता है, बेसिकली सी रूट को समुद्री रास्ता है. तो किसने पता लगाया था, वास्को डी गामा ने. ठीक है, कौन थे, पुर्तगीज थे. आया समझ में. किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम केरला के बारे में पढ़ रहे हैं. Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. यहाँ पे अलग अलग टाइप के रिलीजन यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल इम्पैक्ट रहा है. हमने देखा ना अरब ट्रेडर भी आए, हमने देखा यहाँ पे पुर्तगीज भी आए, हमने क्या देखा यहाँ पे, और साथ में जुडिज्म, ये सब अलग अलग, ज्यूविश भी आए. तो क्या इसी कारण अलग अलग धर्म यहाँ पे मनाया जाता है, मतलब यहाँ पे रहते हैं अलग अलग धर्म वाले लोग, जैसे जुडिज्म हो गए, इस्लाम हो गए, क्रिश्चियनिटी हो गए, हिंदुइज्म हो गए और बुद्धिस्ट धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं. The fishing nets used her look exactly like the Chinese fishing nets and are called चीना वाला. ये जो चाइनीज फिशिंग नेट्स है, मतलब बिल्कुल चाइनीज फिशिंग नेट्स जैसी केरला की फिशिंग नेट्स, ये बिल्कुल सेम उसी डिजाइन की जो है फिशिंग नेट्स यूज करते हैं. फिशिंग नेट क्यों यूज करते हैं, समुद्री इलाका है, पानी वाला इलाका है, तो खूब मछलियां मिलेगी, तो मछली का व्यापार के लिए बहुत बढ़िया है, तो फिशिंग नेट्स यूज करते हैं. किस टाइप की रहेगी, चाइनीज टाइप की रहेगी, चाइनीज जैसी जो लगती है. इसीलिए इनको क्या नाम बोलते हैं, हमने सॉल्व भी किया था किसमें, एमसीक्यूज में. इसे चीना वाला बोलते हैं. चाइनीज को हम बोलते हैं चीन के लोग, चीना वाला इसे बोलते हैं. Even the utensils used for frying is called the चीना चट्टी, मतलब जो फिश वगैरह को फ्राई करने के लिए जो भी हम क्या करते हैं, यूटेंसिल्स यानी बर्तन वगैरह यूज करते हैं, उन्हें चीना चट्टी बोलते हैं. एंड इट इज बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना. और ऐसा माना जाता है कि जो वर्ड है, कौन सा, चीना चट्टी और चीना वाला, ये जो चीन वर्ड है बेसिकली ये कहाँ से आया, चाइना से आया, क्योंकि हम चाइना को बोलते हैं ना चीनी लोग, चीन के लोग. The fertile land and climate are suited to growing rice and the majority of people here eat rice, fish and vegetables. यहाँ पे कैसा लैंड है, बड़ा ही फर्टाइल लैंड है, बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है, बहुत ही बढ़िया सी ज़मीन है. रेनफॉल भी बहुत अच्छा बढ़िया सी होती है, अबेंडेंट रेनफॉल होती है, तो राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत बढ़िया है, मतलब चावल की खेती के लिए A1 है.
साथ में यहाँ पे मेजोरिटी जो है लोग क्या क्या खाते हैं भाई, चावल की खेती होती, चावल, फिश वगैरह ऑब्वियसली मिलेगी, खूब खाएंगे क्योंकि भाई सी एरिया है, और वेजिटेबल्स भी खाते हैं। हमने क्या देखा था, लद्दाख में मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स का ज़्यादा रहता है, यहाँ पे क्या है भाई, जो फिश हो गया, राइस हो गया और वेजिटेबल्स खाते हैं। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया, आ गया ना। यहाँ पे फिश वगैरह का रहता है, फिश खाते हैं, वहाँ पे मीट इसलिए क्योंकि भाई भेड़ बकरी वगैरह पालते हैं तो मीट खाते हैं। आया समझ में, आगे बढ़े चलो। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has seen similar cultural influences. वैसे तो हम देखेंगे जोग्राफिकल बेसिस में कि कहाँ एक नॉर्थ में है, कहाँ एक साउथ में, कहाँ बारिश नहीं होती है, यहाँ बढ़िया बारिश होती है, तो ये तो हमने देख लिया कि जोग्राफिकल टर्म्स में इनमें क्या है, जोग्राफिकल टर्म्स में तो हमें फर्क दिख रहा है। The history of both regions has seen similar cultural influences. बट जो हिस्ट्री है, जो इनका ऐतिहासिक डिफरेंसेस, जो ऐतिहासिक जो इनका इतिहास रहा है, वो लगभग जो कल्चरल इन्फ्लुएंस रहा है वो सेम रहा है। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे चाइनीज और अरब ट्रेडर्स का इन्फ्लुएंस रहा है। आया समझ में, दोनों एरिया में चाइनीज और अरब ट्रेडर्स का प्रभाव रहा है। It was the geography of Kerala which allowed for cultivation of spices and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to this region. क्यों आए चाइनीज और अरब ट्रेडर्स भाई? क्योंकि ज्योग्राफी जो थी किसकी, केरला की, वहाँ पे क्या होता था, स्पाइसेस बहुत बढ़िया होते थे, अलग अलग टाइप के जो स्पेशल जो मसाले थे यहाँ पे मिलते थे, इसलिए अट्रैक्ट होते थे ट्रेडर्स। अब बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में भाई ऊन के लिए बड़ा फेमस था, तो इस एरिया में जो है ट्रेडर्स अट्रैक्ट होते थे ऊन के लिए। तो बेसिकली ज्योग्राफी वाइज हम देखें, जो भौगोलिक उनका जो है क्षेत्र के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग हम देखें तो कहाँ एक नॉर्थ में एक साउथ में है, कहीं माउंटेन एरिया है, दूसरा सी एरिया है। बट जो रिलीजियस मतलब कह लीजिए हिस्टोरिकल चीज़ें देखें तो क्या हो रही है, रीजन वाइज मतलब बोथ रीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल। उसका देखें तो कल्चरल में क्या हो गया, चाइनीज और अरब ट्रेडर्स, मतलब चाइनीज और अरब कल्चर यहाँ में देखने को मिलेगा, सेम विद द लद्दाख। आया समझ में, आगे बढ़े चलो। Thus history and geography are often tied in the cultural life of a region. इसीलिए हम कहते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी किससे कनेक्टेड रहती, कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन, मतलब उस एरिया की जो कल्चर है, कल्चर बैकग्राउंड है, किस पे डिपेंड करता है कि उस एरिया की ज्योग्राफी कैसी है या उस एरिया का इतिहास कैसा रहा है। The influence of diverse cultures is not merely a thing of the past. अगर हम बात करें जो डाइवर्स कल्चर की, जो डाइवर्स कल्चर आ रहा है कि भाई कौन सी कंट्री से कौन से ट्रेडर आ रहे हैं तो इसी कारण ये चीज़ें देखने को मिल रही, तो ये पास्ट में ही होता था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम प्रेजेंट में भी देखते हैं, फ्यूचर में भी ये चीज़ें देखने को मिलेगी। Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each moves, our cultural traditions and way of life slowly become part of the new place we are in. मतलब हम पहले की बात करें तो सिर्फ पहले के कारण ही ऐसा नहीं कि हम जो है इन्फ्लुएंस होती है हमें चीज़ें और हम कर सकते हैं काम, मतलब हम बदलते हैं, हम डाइवर्सिटी की बात करें। बट अगर हम अभी की बात करें तो आजकल हम क्या करते हैं भाई, ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं काम की तलाश में, है ना, पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी है। तो हम जब मूव करते हैं तो हमारे कल्चरल ट्रेडिशन भी हमारे साथ जाते हैं और नई जगह की चीज़ें भी हम सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रह रही हूँ, मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ साइड की हूँ, मुझे जॉब के लिए कहाँ जाना है, वेस्ट साइड जाना है, वहाँ पे गुजरात राजस्थान है, मैं गुजरात चली गई फॉर एग्जाम्पल, तो मैं मेरी नॉर्थ की चीज़ें, जो मेरा कल्चर है, जो मेरा पहनावा है, जो मेरी लैंग्वेज है, खान पान है, वो तो मेरे साथ रहेगा। बट मैं जब गुजरात जाऊंगी तो वहाँ की चीज़ें भी सीख जाऊंगी, तो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो यही बात आ जाती है डाइवर्सिटी की। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पास्ट में अलग अलग ट्रेडर आए तो उसी के थ्रू पास्ट में डाइवर्सिटी थी, पास्ट में ही कल्चरल इन्फ्लुएंस हुआ, नहीं, अभी भी होता है और आगे भी होता रहेगा। आया समझ में। अब तो क्या होता है, हम तो स्टेट की बात करें, अब तो आजकल क्या हो रहा है भाई, पढ़ने के लिए जा रहे हैं दूसरी कंट्री, तो बस जब दूसरी कंट्री गए तो बिल्कुल ही अलग कुछ नया सीख रहे हैं, अपना भी है और नया भी अपनाया जा रहा है, आगे भी ऐसा होता रहेगा। आया समझ में, लाइक कर दो फटाफट से, आगे आना समझ में तो क्या कर दो भाई, लाइक कर दो। Similarly, in our own neighborhood, we live close to people from several communities. इसीलिए अगर हम बात करें हमारे जो नेबरहुड की, पड़ोस की, तो हम ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं भाई, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के आसपास रहते हैं। मतलब हमारे नेबरहुड में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टाइप के लोग दिखेंगे। जैसे मेरे आसपास अगर मैं बात करूँ तो भाई क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं, पंजाबी लोग भी रहते हैं, पहाड़ी लोग भी रहते हैं मेरे आसपास, साउथ इंडियन लोग भी रहते हैं, है ना, प्लेन एरिया वाले लोग भी रहते हैं, एमपी साइड यूपी साइड के भी लोग रहते हैं। तो क्या हो गया, उनका अलग अलग खान पान है, उनका थोड़ा जब वो आपस में बात करते हैं तो उनकी लैंग्वेज अलग सुनने को मिलती है, उनका ड्रेसअप अलग है। तो क्या है, मुझे समझ में आ रहा है ना कि भाई रह तो हम एक ही सोसाइटी में रह रहे कि नहीं रह रहे, और दूसरे की चीज़ों की रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं।
Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's life, customs and tradition. हमारी जो दिनचर्या, जो डेली लाइफ है, जो रोज़ की ज़िंदगी है, वो क्या होती है, उसमें हम यही देखते हैं दूसरों के बारे में, आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर. बहुत से तरीके हैं, चीज़ें जो हम भाई साथ में करते हैं, साथ में स्टोरी सुनते हैं अबाउट ईच अदर्स लाइफ, कस्टम एंड ट्रेडिशन. मतलब हम क्या करते हैं, एक दूसरे से आपस में मिलते हैं. जैसे आंटीज़ बैठी रहती हैं शाम के टाइम, बैठी हैं, अलग अलग कास्ट की हैं, एक दो सेम भी होंगी, कुछ एक दो तो अलग होगी, कम से कम रहती हैं, तो अपने बारे में बताती कि अरे हमारे यहाँ त्यौहार है, हमें ऐसा करना है, हमारे यहाँ किसी की शादी, तो हमारे यहाँ शादी में ऐसी रस्म और रिवाज चलते हैं. फिर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे नहीं हमारे यहाँ तो थोड़ा ऐसा चलता है और ऐसा होना चाहिए. तो क्या है, हमें समझ में आता है, स्टोरी सुनते हैं, डिस्कस करते हैं एक दूसरे कस्टम ट्रेडिशंस के बारे में, रिचुअल्स के बारे में. आया समझ में? होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है ना. आया समझ में? तो क्या कर दो, लाइक कर दो फटाफट से. जब ऐसा होता है और आप भी अभी नहीं समझते इस चीज़ को, आगे जब आप सुनेंगे ना समझ में आएगा. ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? विविधता में एकता. जो डाइवर्सिटी जो हम बोले ना, सब कुछ इतना अलग अलग है, अलग धर्म, अलग कास्ट के लोग हैं, बट उसमें भी यूनिटी है. ठीक है, India's diversity has always been recognized as a source of its strength. जो भारत की डाइवर्सिटी, जो इतनी विविधता, इतने धर्म कल्चर के लोग हैं, इसी को भारत का क्या माना जाता है? ताकत मानी जाती. क्या मानी जाती? इसी को ताकत माना जाता है. When the British ruled India, women and men from different cultural, religious and regional backgrounds came together to oppose them. कब की बात हो रही है? अगर जब हम बात करें कब, जब ब्रिटिश शासन था, जब कॉलोनियल रूल था, women and men from different culture, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड कैम टुगेदर टू अपोज देम. मतलब जब ब्रिटिशर्स थे तब ऐसा सुना आपने? कब कहीं आपने ऐसा सुना है अपने मम्मी पापा के मुंह से, या मूवीज़ देखी होगी कि भाई हिंदूज लोग ही मेहनत कर रहे हैं, भाई वही है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, मुस्लिम्स बैठे हैं, या सिर्फ सिख लोग मेहनत कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बैठे हुए. ऐसा सुना आपने कि सिर्फ औरतें ही लगी हुई हैं बेचारी जो अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं, या सिर्फ आदमी कर रहे हैं और औरतें बैठी हुई हैं? ऐसा कहीं भी सुना आपने कि मराठी लोग ही मेहनत कर रहे हैं, गुजराती लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं सुना ना. आप क्या सुनते हैं कि लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करी, लोगों ने अपोज करा, लोगों ने प्रोटेस्ट करा, लोगों ने मूवमेंट करी. लोगों में कौन? लोगों में सब लोग हैं, सब धर्म के, सब कास्ट के, सब अमीर गरीब सारे मिक्स हैं. यही इनकी पावर थी. इसी पावर के कारण इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स को बाहर भगा दिया. तो क्या दिखा रहा है ये? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. आपने अगर मुझे बता दो, मैं अपना नाम बदल दूंगी अगर आपने सुना हो कि सिर्फ इसी कास्ट के लोगों ने प्रोटेस्ट करा, इसी कास्ट के लोगों ने भाई ब्रिटिशर्स को भगाया. ऐसा कभी नहीं सुनेंगे आप. यही सुनेंगे लोगों ने. लोगों में तो सब लोग आते हैं, बड़े छोटे, बच्चे बूढ़े, औरत आदमी, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, सब आ जाते हैं. आया समझ में? India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds. जैसे कि मैंने बताया अभी कि आप कहीं नहीं सुनेंगे सिर्फ एक, आप ये सुनेंगे लोगों में 1000 अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, इतने सारे लोग रहते हैं. अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों ने प्रोटेस्ट करा था इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट स्ट्रगल, आज़ादी के जो स्ट्रगल के टाइम पे, आज़ादी के लिए जो मेहनत की थी, जो भी प्रोटेस्ट किया था, उसमें हर अलग अलग बैकग्राउंड के लोग थे. आया ना समझ में? आगे बढ़ते हैं. They worked together to decide joint actions. They went to jail together and they found different ways to oppose the British. भाई वो साथ में ही उन्होंने कुछ भी चीज़ काम करना है तो उसके डिसीजन लिए साथ ही में मिलके जेल गए. ऐसा सुना कि सिर्फ गुजराती लोगों को जेल में डाला था उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने, या सिर्फ मराठी लोगों को डाला था? ऐसा कुछ नहीं सुना ना. आपने क्या सुना कि भाई इतने लीडर्स को जो बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको जेल में डाल दिया? उसमें कोई भी धर्म के, कोई भी कास्ट के लोग होंगे, आप एक जो है पॉइंट आउट करके कह ही नहीं सकते. ठीक है, तो क्या दिखा रहा है भाई? डाइवर्सिटी. लोगों ने साथ में मिलकर मेहनत करी, ऐसे आइडियाज बनाए, ऐसे प्लान्स बनाए कि भाई कैसे ब्रिटिशर्स को अपोज करें. Interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them. वैसे तो इनके माइंड में आया था भाई, बड़े ही चालाक लोग तो थे, चालाक लोग तो बहुत थे, आए थे इंडिया में ट्रेड करने और टेरिटरी बना दी, इंडिया को अपना क्या बना दिया? गुलाम बना दिया. आए थे सिर्फ, आप सोचिए अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप ये बोलने जा रहे हैं कि मैं तो सिर्फ सामान बेचने और सामान खरीदने जा रहा हूँ. आप किसी एरिया में गए, सामान बेचने खरीदना छोड़ो, कुछ टाइम बाद आप क्या बन गए? वहाँ का आपका मतलब अब वो एरिया आपने हथिया लिया, अब आप वहाँ पे रूल कर रहे हो, लोग आपके सुन रहे हैं, लोग आपके गुलाम हैं, तो फर्क हो जाता है ना. तो ऐसे ही बड़े चालाक तो थे. बेसिकली ये मैं बता रही हूँ कि इनकी चालाकी दिमाग में ये भी आया था. सब इन लोग सब स्टडी करते थे, सब ध्यान देते, कमजोरी फ़ायदा, कैसे फ़ायदा उठाना है, इनको डिवाइड करके रूल करना है. तो उनको पता था अलग अलग धर्म जात के जो लोग हैं भड़काएंगे, गुजराती को मराठी के खिलाफ भड़का देंगे, पंजाबियों के खिलाफ भड़का देंगे, ऐसे कर देंगे, हिंदू को मुसलमान के खिलाफ भड़का देंगे, सिख के खिलाफ भड़का देंगे. मतलब ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग चलती थी कि कैसे हम क्या करेंगे भाई, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देंगे. बेसिकली तो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया. इन्हें सोचा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देंगे, कोई किसी के साथ नहीं रहेगा तो यूनिटी नहीं आएगी, तो क्या ही जीतेंगे. अब है, अगर आप हैं, आपको किसी टीम से जीतना है, आपका
मैच है फॉर एग्जांपल, खो खो खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, बास्केटबॉल। अब जब आपकी जो टीम है, अगर आप ही लोग आपस में नहीं बात कर रहे हो कि नहीं नहीं वो जो गोलकीपर है वो या जो वो करता है, गोलकीपर बोल रही सॉरी, बास्केटबॉल की बात करें ना, तो अगर जो है वो उसको, उससे मैं बात नहीं करता, मैं उसको उसकी तरफ बॉल नहीं वो करूँगा, मैं उसको बॉल नहीं दूंगा, या मैं ऐसा नहीं करूँगा, बॉल पास नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, तो फिर आप जीतोगे कैसे? जब आपस में ही आपकी मतभेद रहेगी, आपकी नाराजगी रहेगी, लड़ाई रहेगी, तो सामने वाली टीम तो जीतेगी, वो तो समझ जाएगी कि ये तो उसको बॉल ही नहीं पास करता, बस हम छीन लेंगे। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? जैसे क्रिकेट में अगर क्या होगा कि भाई जो दो बैट्समैन है, रन दौड़ेंगे तो बोलेगा कि मुझे उसकी स्ट्राइक ही नहीं देनी, मैं चाहता ही नहीं, मैं जो स्ट्राइक पे रहूंगा मेरे को देना ही नहीं है, मेरे को उससे चिड़े, वो मैं नहीं चाहता वो एक भी रन बनाए, तो क्या होगा? वो अकेले हारते जाएंगे, ऐसे कैसे चलेगा? पॉसिबल ही नहीं है। या कोई कैप्टन ने बोलेगा नहीं मैं उसको बॉलिंग करने को नहीं दूंगा, मुझे वो नहीं पसंद, मेरी उससे लड़ाई है, और बॉलर अच्छा है, तो बस दूसरी टीम फायदा उठाएगी। तो ऐसे ही उनको पता था कि हम इनमें बीच में क्या करेंगे, मतभेद लाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे, एक दूसरे के प्रति भड़काएंगे, तो क्या होगा? फिर हम इन पे आराम से रूल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग अगर एक हो गए तो फिर भाई हमें तो भगना ही पड़ेगा। बट इंडियंस जो थे उन्होंने दिमाग से काम लिया, उन्होंने समझा, और वो समझते भी थे एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को, साथ दिया और इन्हें फाइनली भगा ही दिया। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। बट लोगों ने दिखा दिया कि भले ही वो अलग है, अलग धर्म के, अलग कास्ट के, अलग लैंग्वेज के, अलग पहनावा है, बट हम वैसे तो एक ही हैं। हम क्या है? वैसे भारतीय होने के नाते हम भारतीय हैं। वो बात अलग है कि हम कोई गुजराती, मराठी, मुसलमान है, हिंदू है, बट एट लास्ट बात आ जाती कि है तो हम इंडियन, तो आपको भगा ही देंगे, और उन्होंने भगा ही दिया। तो इसीलिए बात हो रही ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में जो एकता है, यही है। This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed, peaceful people, killing many and wounding even more. ये क्या है? ये बता रहे हैं कि एक जो गाना है जो अभी हम पढ़ेंगे, जिसकी कुछ लाइंस हैं यहाँ पे पढ़ेंगे, कहाँ हुआ था, किस लिए बना था? जब जलियनवाला बाग मसाकर हुआ था, जहाँ पे क्या होता है, जनरल डायर आए और वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब प्रोटेस्ट कर रहे थे कहाँ की बात है? अमृतसर की, जिसमें जनरल ने ओपन फायर करा। बेचारे जो निहत्ते लोग थे, शांति से अपना काम कर रहे थे, उनको क्या करा? मार डाला, या कुछ घायल हो गए। तो क्या हुआ था? बेसिकली वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट तो चलता रहता था। तो वहाँ बाग में आए, मिले। अब वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, बच्चे, बूढ़े, औरत, आदमी, हर धर्म के, हर कास्ट के लोग थे, पंजाबी, मराठी, सिख, हर कास्ट के लोग वहाँ थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, अनाम थे, डिस्कशन करने, बात करने, अपोज के लिए, जो भी उनको डिसीजन करने आए होंगे। और क्या हुआ? जनरल डायर आए, उन्होंने क्या करा? एक वार्निंग भी नहीं दी, एक आध वार्निंग दे देते तो लोग इधर उधर रहते नहीं, उनको तो मौका मिला, उन्होंने ओपन फायरिंग कर दी। मतलब दिखा आपको, भीड़ में बैठे, आप बोलने से बचा, आपने धड़ाधड़, वही वाली बात है ना कि आप स्कूटी से आ रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, लोग बैठे हैं, तो आप हॉर्न मारेंगे नहीं, आपने सीधे चढ़ा दी गाड़ी, तो कितना गलत हो जाएगा। आपने एक वार्निंग भी नहीं दी, तो ऐसी उन्होंने गोली कर दी, खूब फायरिंग हुई, तो उसके कारण काफ़ी लोग मर गए और काफ़ी लोग घायल भी हो गए थे। तो इसी बेसिस पे एक सॉन्ग बनाया गया था। Men and women, Hindus, Sikhs and Muslim, rich and poor had gathered to protest against the British. मैंने बताया ना, हर टाइप के लोग थे वहाँ पे, औरत आदमी भी थे, हिंदूज भी थे, सिख भी थे, मुस्लिम्स थे, रिच और पुअर लोग भी थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब जब गोली पड़ी, मरे या घायल हुए, तो सभी लोग थे ना। हम ऐसा थोड़ी गिन के बोलेंगे अरे सिर्फ सिख लोग ही घायल थे, सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही घायल हुए, या उनको नहीं मारा, सिर्फ उनको मारा, ऐसा नहीं था। सभी धर्म के लोग थे, सभी टाइप के लोग थे, तो सभी टाइप के लोगों को बचे भी होंगे कुछ, सभी टाइप के लोगों में से कुछ घायल भी हुए होंगे, सभी टाइप के लोगों में से कुछ मर भी गए होंगे। दिस सॉन्ग वॉज कंपोज एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। ये जो सॉन्ग है ब्रेव पीपल के लिए, उनके लिए जस्ट बोलते हैं ना, डेडिकेट करते हैं, तो उनके लिए बनाया गया है। देखें आगे बढ़े, ये समझ में आया ना कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब इतने धर्म के अलग अलग लोग थे, सबने साथ दिया और भाई प्रोटेस्ट करते रहे। चलिए देखते हैं। Don't forget the days of blood, O friend. In the midst of your happiness, remember to shed a tear for us. The hunter has torn away every single flower. Do plant a flower in the desert garden, dear friend. Having fallen to bullets, we slept in Jallianwala Bagh. Do light a lamp on this lonely grave, O friend. ये वही जो song है उसकी lines है. The blood of Hindus and Muslims flows together today. Do soak your robe in this river of blood, dear friend. Some rot in jails while others lie in their graves. Do shed a few tears for them, O friend. Indian People's Theatre Association (IPTA) इन्होंने ऐसे लिखा होगा। देखो ये लाइन जो कह रही है, ये वाली लाइन है, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर। मतलब क्या बता रहे हैं कि अलग अलग रिलीजन, अलग अलग धर्म के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या लिखा कि सिर्फ हिंदूज थे, या यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लिखा, मुस्लिम कार्ड जो सिर्फ हिंदूज दिख रहे हैं, हिंदूज कार्ड जो सिर्फ यहाँ पे मुस्लिम है, नहीं ना, दोनों लिखा है। दैट मीन्स दोनों लिखने से कि अलग अलग धर्म के अलग अलग
कास्ट के, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग थे, सब प्रोटेस्ट कर रहे थे और सबकी जान गई, उसमें सबकी जान भी गई हर कास्ट के लोगों की, उसमें से हर कास्ट के लोग बचे भी होंगे, उसमें से हर कास्ट के लोग घायल भी हुए होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हिंदूज बचे और मुस्लिम्स को मार दिया, या सिख बचे और हिंदू मुस्लिम को मार दिया, ऐसा तो कुछ भी नहीं था ना। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. उस टाइम पे भाई बहुत देशभक्ति वाले गाने भी बनते थे, सिंबल्स भी बनाते थे कि भाई ये सिंबल दिखा के हम क्या करेंगे, ये सिंबल दिखा के हम भाई आपके अगेंस्ट यानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सॉन्ग्स हो गए, है ना, सॉन्ग हो गए, सिंबल्स हो गए, वो इमर्ज जो हुए इस टाइम पे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, वो कॉन्स्टेंट रिमाइंडर था कि भाई हमारी कंट्री का कितना रिच ट्रेडिशन है, रिस्पेक्ट है और डाइवर्सिटी है हमारी। Do you know the story of Indian flag? It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere. अगर हम बात करें जो इंडियन फ्लैग की, जो मैंने भाई भारत का जो क्या है झंडा है, वो किस लिए यूज हुआ था पहले? इट वॉज यूज एज अ सिंबल, उसको एज अ सिंबल यूज करते थे कि ये देखो ये हम दिखा रहे हैं, यानी जहां हमें ये लेते हुए पकड़े हुए दिख रहे हैं, यानी हम आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप जहाँ जो काम करोगे, कुछ भी अगर उनका डिसीजन हो रहा है, मीटिंग हो रही है, अगर ये झंडा लेकर हम आ गए, सिंबल लेकर हम आ गए, इसका मतलब क्या है, हम आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यूज एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर, मतलब जो लोग थे उनके अगेंस्ट, वो जो लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो जैसी सिंबल लेके झंडा लेके आते थे, यानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। जो भाई क्या है, हमारा भारत का राष्ट्रीय गान है, क्या है, नेशनल एंथम है, जनगण मन जो हम गाते हैं, वो क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कंपोज किया था भाई? रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था। ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि भाई यूनिटी है हमारे इंडिया में। अगर आप जो है जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, उसको अच्छे से समझोगे, उसका मतलब समझोगे ना, तो आपको लगेगा अलग अलग स्टेट्स की बात है, अलग अलग धर्म की बात उसमें आई है, उसमें टर्म्स ऐसे आए ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबको लिया है, सबको करा है यूनाइट, सारी जो डाइवर्सिटी जो है सबको यूनाइट करी एक पूरे राष्ट्रगान में, मतलब नेशनल एंथम में। ये क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू डिलीवरिंग एन इंडिपेंडेंस डे स्पीच, मतलब जो इंडिपेंडेंस डे स्पीच है, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं अपनी स्पीच को। आया समझ में? In his book The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and customs was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. भाई उनकी किसकी बुक थी? जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी जो बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें इन्होंने, बस मैं आपको समझाऊं तो यही कह रहे हैं कि उसमें इन्होंने बताया है, उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो हमारे यहाँ जो इतनी डाइवर्सिटी, जो इतने अलग अलग धर्म है, कास्ट है, जो हमें एकता में रहना है, तो ये एकता वाली बात है, जो यूनिटी वाली बात है, ये किसी ने ज़बरदस्ती नहीं डाली थी कि नहीं नहीं आपको एक रहना पड़ेगा तो पैसे मिलेंगे, जान बचेगी, ऐसा कुछ नहीं। ये सबके अंदर ऑलरेडी थी, लिखा है ना, क्या लिखा है, किसकी बुक थी? जवाहरलाल नेहरू की, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। सेज दैट, क्या कह रहे हैं, इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड बट रदर, मतलब ऐसा नहीं कि बाहर से किसी ने जबरदस्ती थोपी हुई है, बट इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, मतलब ये लोगों के अंदर थी, लोगों के रूट्स, लोगों के अंदर ही समझ थी कि हमें क्या करना है, दूसरों के जो सेंटिमेंट्स है उनकी रिस्पेक्ट करना है। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज एंड इवन इनकरेज, मतलब क्या था कि जो एक टॉलरेंस है, हम बोलते हैं रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब हमारे आसपास इतने धर्म कास्ट के लोग हैं, तो हमारे यहाँ इतनी वो है, मतलब हम समझ रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें बेसिकली, तो हमारे अंदर टॉलरेंस है और उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं उसको भाई इनकरेज भी कर रहे हैं, इवन कि हाँ आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग पूजा कर रहे हो, एक काम कर रहे हो, फेस्टिवल मना रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उन पर नेगेटिव कॉमेंट्स कर रहे हैं। हमारे अंदर क्या है, ये अंदर से हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। क्या आप नहीं समझते? आपके क्लास में अलग अलग टाइप के कास्ट के बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो क्या आप चिढ़ते हैं एक दूसरे से? नहीं ना, आप तो इंकरेज करते हैं, अच्छा ये हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, हम भी ऐसा करते हैं, तुम भी ऐसा करो, अच्छा तुम्हारे ऐसा होता है तो मुझे ही बताओ ना, मुझे भी सिखाओ ना। तो क्या करते हैं, हम समझते हैं और इंकरेज करते हैं। It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. अगर हम बात करें, जो वर्ड है बहुत अच्छा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये कौन लेकर आया था? ये जो टर्म है, जो फ्रेज है बेसिकली, ये लेकर आया था जवाहरलाल नेहरू जी। कौन सा? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब विविधता में एकता, ये जो टर्म है कौन लेकर आए थे? जवाहरलाल नेहरू। आया समझ में? हमने क्या देखा, हम बात करें यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी क्या होती है हमें बहुत अच्छे से पता है, अलग अलग धर्म, कास्ट, बैकग्राउंड, कल्चर, लैंग्वेज, खान पान, पहनावा, अलग अलग टाइप के अलग अलग एरिया के लोग, ये क्या होते हैं, हमें डाइवर्स बनाते हैं। मतलब हमारी कंट्री कितनी डाइवर्स है, ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्ट की बात है, फन है और कुछ नया है, कुछ अच्छा है
ये क्यों है, इतनी डाइवर्सिटी, हम क्यों नहीं आपस में लड़ते झगड़ते, एकता क्यों है? इसलिए है क्योंकि हम एक दूसरे की सेंटिमेंट्स, एक दूसरे के धर्म, एक दूसरे कास्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं और उनको इंकरेज भी करते हैं, प्रेज भी करते हैं। इसीलिए अगर ब्रिटिशर्स जो थे उनको खदेड़ के इसलिए भगा पाए क्योंकि हमारे अंदर यूनिटी थी। उनने चाहा कि डिवाइड करेंगे, अलग अलग कर देंगे और रूल कर देंगे कि इस कास्ट के अलग, उस कास्ट के अलग, और हम खुद राज करते रहेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। सब कास्ट के लोग, हर टाइप के बैकग्राउंड के लोग, हर टाइप के जो है धर्म के लोग, सब ने अपना खून बहाया है, सब ने आज़ादी के लिए मेहनत की है, घायल भी हुए, कुछ जेल भी गए, और सब ने आज़ादी साथ में देखी भी और मनाई भी है। तो ये क्या बताती? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कौन लेकर आया था ये टर्म? ये टर्म लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू। आया समझ में? लाइक कर दो फटाफट से, अब आपको समझ में आ गया है भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होती है। और इसी के साथ आपका चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का पार्ट सेकंड भी एंड होता है। दैट मीन्स आपका चैप्टर का जो कंप्लीट रिवीजन है टोटल ओवरऑल एंड होता है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और क्या नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।